हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो अपने बात करें, अपना टॉपिक चला था मूल अधिकार, और मूल अधिकारों का आर्टिकल 16 पढ़ रहे थे अपने, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी नौकरियों में रिजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपन लोगों ने 16(1) भी पढ़ा, 16(2) पढ़ा, 16(3) पढ़ा और 16(4) पढ़ेंगे। आज अपन लोग कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे? 16(4) पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और 16(4) में क्या बताया गया है, तो उसकी करते हैं शुरुआत। अनुच्छेद 16(4). 16(4) में बताया गया कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण, पिछड़े वर्गों को नौकरियों में क्या दिया जाएगा? पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। यानी जो पिछड़ा वर्ग है, उस पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई है। तो कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखना 16(4). कौन सा आर्टिकल है? 16(4) में बताया गया पिछड़े वर्गों को क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। अर्थात जिनका राज्य की सेवाओं में क्या नहीं है? स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है। जिनका राज्य की सेवाओं में क्या नहीं है? स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी जिनका राज्य की सेवाओं में, जिनका क्या हो, राज्य की सेवाओं में क्या नहीं है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो, तो उनको क्या दिया जाएगा? नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। याद रखना, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति को, मूल संविधान की बात करें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को नौकरियों में क्या दिया गया था? आरक्षण दिया गया था। नौकरियों में क्या दिया गया था? आरक्षण दिया गया था। जब मूल संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति का स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण उनको नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया, तो फिर बात आई कि ये जो शब्द जोड़ा गया है पिछड़ा वर्ग, कौन सा शब्द जोड़ा गया है? पिछड़ा वर्ग। ये जो शब्द जोड़ा गया है, इस पिछड़े वर्ग में कौन सी जाति को रखा जाए ताकि उनको भी क्या मिल सके? रिजर्वेशन मिल सके, आरक्षण मिल सके। तो इसी कड़ी में बात आती है, इसी कड़ी में बात आती है, एक आर्टिकल आता है 340। एक आर्टिकल कौन सा आता है? 340। मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ क्या है। आर्टिकल आता है 340। हाँ, एक बात और याद रखना, ये जो 16(4) है ना, 16(4) जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। इसमें बात बताई गई कि जब संविधान में जोड़ा गया पिछड़ा वर्ग, तो कहा गया कि इस पिछड़े वर्ग में कौन सी जातियों को शामिल किया जाए, तो इसके बारे में एक आर्टिकल आता है 340। कौन सा आर्टिकल आता है? 340। 340 आता है, और 340 में बताया गया कि राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए, पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक आयोग का क्या कर सकता है? गठन कर सकता है। एक आयोग का क्या कर सकता है? गठन कर सकता है। और वही आयोग सरकार को क्या देगा? रिपोर्ट देगा, और उसी रिपोर्ट में बताएगा कि पिछड़े वर्ग में, पिछड़े समुदाय में कौन सी जाति को रखा जाए। समझ में आई बात? तो 16(4) में क्या बताया गया? 16(4) में बताया गया कि पिछड़े वर्गों को क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा। पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के बारे में बात की गई, यानी जिनका सरकारी नौकरियों में स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको आरक्षण देने की बात की है 16(4). अब देखो आगे बात करें तो क्या कहा कि राष्ट्रपति 340 के तहत क्या कर सकता है? एक आयोग का गठन कर सकता है, और वही आयोग क्या करेगा? वही आयोग सरकार को रिपोर्ट देगा कि पिछड़े समुदाय में कौन से वर्ग को रखा जाए, पिछड़े समुदाय में कौन से वर्ग को रखा जाए। तो इसी कड़ी में होता क्या है? इसी कड़ी में 1953 में, सबसे पहले बात करें, इसी कड़ी में 1953 में एक आयोग बनता है। 1953 में एक आयोग बनता है, और उसी आयोग को नाम दिया गया काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग, का लेलकर आयोग। याद रखना, यह सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया एक बार। काका कालेलकर आयोग 1953 में क्या बनता है? काका कालेलकर आयोग बनता है। और यही आयोग 1955 में, कब? 1955 में क्या सौंपता है? अपनी रिपोर्ट सौंपता है। क्या सौंपता है? रिपोर्ट सौंपता है। और इस रिपोर्ट में इसने कहा कि ये जो पिछड़ा समुदाय है, कौन सा?
ये जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग में ओबीसी जाति को शामिल किया जाए। कौन सी जाति को शामिल किया जाए? ओबीसी जाति को क्या किया जाए? शामिल किया जाए। तो 1953 में आयोग बना और उसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में, और आयोग ने रिपोर्ट में क्या कहा कि पिछड़े समुदाय में कौन सी जाति को रखा जाए? पिछड़े समुदाय में ओबीसी जाति को रखा जाए। कौन सी जाति को रखा जाए? ओबीसी जाति को रखा जाए। ठीक है, जब इस आयोग ने यह बात कही तो फिर होता क्या है? 1977 की बात है। किसकी बात है? 1977 की बात है। 1 जनवरी 1977 कब की बात है? 1 जनवरी 1977 की बात है। और याद रखना, इस समय देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। देश के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई देश के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। और जनता दल की सरकार थी। कौन से दल की सरकार थी? जनता पार्टी की तरफ से क्या बनते हैं? देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या बनते हैं? देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, याद रखना। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो मोरारजी देसाई का ध्यान गया इस पिछड़े वर्ग वाली बात की तरफ। कहां गया? इस पिछड़े वर्ग वाली बात की तरफ गया कि इस पिछड़े वर्ग में किस समुदाय को रखा जाए। तो मोरारजी देसाई की सरकार आई तो सरकार 1977 में सरकार बनती है। फिर 1978 की बात आती है। कब की बात आती है? 1978 की बात आती है। और 1978 के बाद में बात करें 1979 कब की बात है? 1979। और 1979 को क्या करता है? यही मोरारजी देसाई की सरकार क्या करती है? एक आयोग का गठन करती है। एक आयोग का क्या करती है? गठन करती है। और उसी आयोग को नाम दिया गया बीपी मंडल आयोग। क्या नाम दिया गया? बीपी मंडल आयोग। क्या नाम दिया गया? बीपी मंडल आयोग। और बीपी मंडल आयोग की बात करें तो इनका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। पूरा नाम पूछा जाए तो क्या है इनका पूरा नाम? है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो बीपी मंडल का पूरा नाम क्या है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, बीपी मंडल का पूरा नाम क्या है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो 1979 में आयोग गठन हो गया और उसी आयोग को नाम दिया गया बीपी मंडल आयोग। और यही आयोग क्या करता है? दिसंबर 1980 की बात है। कब की बात है? दिसंबर 1980 की बात है। और यही आयोग सरकार को क्या सौंप देता है? रिपोर्ट सौंप देता है। जैसे ही सरकार को रिपोर्ट सौंपी और वही सेम बात कि इस रिपोर्ट में कहा कि ओबीसी वर्ग को कहां रखा जाए? पिछड़े समुदाय में रखा जाए। कहां रखा जाए? पिछड़े समुदाय में रखा जाए। यानी जो सरकार पीछे बात कह रही थी कि पिछड़े वर्ग में कौन सी जाति को रखा जाए, तो ओबीसी जाति को रखा जाए, तो वही सेम काम काका कालेलकर आयोग ने किया, वही सेम काम मोरारजी देसाई की सरकार ने किया। तो मैंने बताया 1 जनवरी 1977 को क्या होता है? मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। ठीक है, याद रखना 1977 को क्या होता है? मोरारजी देसाई की सरकार। सॉरी भी 1 जनवरी 1977 नहीं, 1977 को तो गठन होता है। ठीक है, याद रखना, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। 1977 को तो क्या होता है? जनता दल की सरकार बनती है और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 1978 तक काम किया। फिर 1 जनवरी 1979 की बात है। कब की बात है? 1 जनवरी 1979 को आयोग बना दिया गया और उसी आयोग को नाम दिया गया बीपी मंडल आयोग। क्या नाम दिया गया? बीपी मंडल आयोग। और उसी आयोग ने दिसंबर 1980 में क्या सौंपी? अपनी रिपोर्ट सौंपी। क्या सौंपी? दिसंबर 1980 में रिपोर्ट सौंपी। और रिपोर्ट सौंपने के बाद उसमें कहा गया कि ओबीसी वर्ग को ही पिछड़ी जाति में रखा जाएगा। कौन सी जाति में? पिछड़ी जाति में रखा जाएगा। तो जैसे ही मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और ओबीसी जाति को बात रखने के कहा, फिर इसके बाद में 1990 में, कब की बात है? 1990 की बात है। और 1990 में देश के नए प्रधानमंत्री बने, क्योंकि 1980 से 84 तक कौन बनी? सोनिया गांधी देश की क्या बनती है? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। और 1984 से 89 तक राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसके बाद में 1990 की बात है और 1990 में देश के प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह। कौन बने? वीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। तो पहली बार 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनी एनडीए गठबंधन के सहयोग से। ठीक है, यानी वीपी सिंह एनडीए पार्टी की तरफ से। और जैसे ही वीपी सिंह की सरकार बनी तो वीपी सिंह का ध्यान गया कि जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, जो कह रही थी कि इस पिछड़े वर्ग में, कौन से वर्ग में? इस पिछड़े वर्ग में कौन सी जाति को रखा जाए? ओबीसी जाति को रखा जाए।
तो 1990 में वीपी सिंह का ध्यान गया और वीपी सिंह क्या करते हैं कि ओबीसी वर्ग को, कौन से वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, किस वर्ग को, ओबीसी वर्ग को क्या दे देते हैं, 27% आरक्षण दे देते हैं। क्या दे देते हैं, 27% नौकरियों में क्या दे देते हैं, आरक्षण दे देते हैं। जब वीपी सिंह ने 27% आरक्षण दिया, आरक्षण देने के बाद क्या होता है, इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया, इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया। क्या हो गया, पारित हो गया। और याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण पद से हटने वाले देश के क्या बन गए, पहले पीएम। देश के क्या बन गए, पहले पीएम, यानी देश का पहला प्रधानमंत्री जिसके विरुद्ध क्या लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण हटने वाले देश के क्या बन गए, पहले पीएम। याद रखना, पूछा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले कौन से प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था, तो कौन से के विरुद्ध लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। फिर पूछा जाए कि दूसरा, मतलब दूसरी बार किसके विरुद्ध लाया गया, तो वीपी सिंह के खिलाफ लाया गया। और वीपी सिंह देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिनको अविश्वास प्रस्ताव के तहत हटना पड़ा। तो 1990 में वीपी सिंह की सरकार आती है और वीपी सिंह की सरकार केंद्र में बात करें ओबीसी को क्या दे देती है, 27% आरक्षण दे देती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं 1991 की बात है। कब की बात है, 1991 की बात है। और 1991 में देश के नए प्रधानमंत्री बने एनडीए गठबंधन, और सॉरी यूपीए गठबंधन से। कौन से गठबंधन से, यूपीए गठबंधन के नए देश के प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। कौन बनते हैं, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव देश के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे ही नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने तो नरसिम्हा राव का ध्यान गया किस तरफ, नरसिम्हा राव का ध्यान गया उस मंडल आयोग वाले रिपोर्ट पर। मंडल आयोग की रिपोर्ट को देखा, पढ़ा, जांचा, खगोला, और उसमें कहा गया कि पिछड़ी जातियों को, पिछड़ी वर्ग में ओबीसी जाति को आरक्षण देने की बात कही है। और हुआ भी वैसे, वीपी सिंह की सरकार आई और ओबीसी को क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। तो नरसिम्हा राव ने सोचा कि ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया, एससी एसटी को मूल संविधान में मिला हुआ था, तो बच कौन सी गई, बच गई जनरल वाली। कौन सी बच गई, जनरल वाली बच गई। कौन सी बच गई, जनरल वाली बच गई। तो नरसिम्हा राव क्या करते हैं, जनरल को क्या देते हैं, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दे देते हैं। क्या दे देते हैं, 10% आरक्षण दे देते हैं। जब जनरल को 10% आरक्षण दे दिया गया तो इसी आरक्षण को कोर्ट में क्या कर दिया गया, चैलेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, चैलेंज कर दिया गया। तो मैंने बताया कि 1991 में देश के प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव, और नरसिम्हा राव ने क्या किया कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था उसके देखा देख जनरल को क्या दे दिया गया, 10% आरक्षण दे दिया गया। क्या दे दिया गया, 10% आरक्षण दे दिया गया। जैसे ही 10% आरक्षण दिया तो वीपी सिंह वाला, ओ सॉरी, जो नरसिम्हा राव ने जो आरक्षण दिया था उसी आरक्षण को कोर्ट में क्या कर दिया गया, चैलेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तो अब देखते हैं कि चैलेंज किया उसका क्या परिणाम निकला। ठीक है, जैसे ही कोर्ट में चैलेंज किया तो कोर्ट में चैलेंज करने के बाद क्या क्या फैसले निकले, तो देखते हैं, बात करते हैं। जैसे ही मैंने बताया कि नरसिम्हा राव ने जो आरक्षण दिया था उसी आरक्षण को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, और चैलेंज करते ही एक वाद सामने आता है 1992 में। तो 1992 में वाद सामने आया, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला सामने आता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला सामने आता है। और इस वाद के तहत क्या क्या फैसले निकले, तो इस वाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक नंबर बात कही कि जनरल को जो 10% आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण को क्या किया जाता है, तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है। तत्काल प्रभाव से क्या किया जाता है, खारिज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो नरसिम्हा राव ने जो 10% आरक्षण दिया था उस आरक्षण को देने का आधार लगाया गया आर्थिक पिछड़ापन। क्या लगाया गया, आर्थिक पिछड़ापन आधार लगाया गया। लेकिन कोर्ट ने ये बात कही कि किसी भी वर्ग को अगर आरक्षण देना है तो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जनरल को 10% आरक्षण दिया गया है उसको तत्काल प्रभाव से क्या किया जाता है, खारिज किया जाता है। 1 नंबर पॉइंट ये रखा। 2 नंबर पॉइंट ये रखा कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है वह एकदम वैध ठहराया जाता है। क्या किया जाता है, वैध ठहराया जाता है। क्यों ठहराया जाता है, क्योंकि जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है उसका आधार लगाया गया सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन। क्या लगाया गया, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन लगाया गया। और सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर संविधान में क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। और तीसरी बात बताई, तीसरी बात क्या बताई, तीसरी बात बताई कि आरक्षण की अधिकतम सीमा, क्या बताया, बताया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है। आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है, 50% हो सकती है, वो भी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। किनको छोड़कर, वो भी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, वो भी किनको, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। क्या कहा, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है, वो भी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। और 4 नंबर बात कही कि जो क्रीमी लेयर होते हैं, कौन होते हैं, जो क्रीमी लेयर होते हैं यानी जो टैक्स देते हैं सरकार को, क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा। क्या किया जाएगा, आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा। क्योंकि जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं उन्होंने तो सरकार के द्वारा जो आरक्षण दिया गया था उसका बहुत ज्यादा लाभ उठा लिया, तो उनको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद के क्या क्या फैसले आए, देखो। 1 नंबर बात कहा कि जो जनरल को 10% आरक्षण नरसिम्हा राव की सरकार ने दिया था उनको तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है, क्योंकि आरक्षण देने का आधार क्या लगाया था, आर्थिक पिछड़ापन। और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 2 नंबर बात क्या कहा, 2 नंबर कहा कि जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है 27%, उसको वैध ठहराया जाता है। क्या ठहराया जाता है, वैध ठहराया जाता है। और 3 नंबर बात कही कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है, वो भी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। किसको छोड़कर है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। और 4 नंबर बात कहा कि जो क्रीमी लेयर है उसको क्या रखा जाएगा, टैक्स के दायरे से, यानी जो आरक्षण के दायरे से क्या रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। तो ये सारी की सारी जो फैसले थे कौन से वाद के तहत निकले, तो याद रखना इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। किस वाद के तहत, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद के तहत निकले, ठीक है, याद रखना। एक मैं आपको एक बात और बताता हूं कि जो अपने बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो उसको संवैधानिक दर्जा 2018 में दिया गया था, ये बात भी याद रखना, ठीक है। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, याद रखना, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़े वर्ग आयोग को 2018 में, कब की बात है, 2018 में क्या किया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है, 2018 में क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यानी जो अपने बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी एनसीबीसी, ठीक है, एनसीबीसी मतलब है नेशनल कास्ट बैकवर्ड कमेटी, यानी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, उसको 2018 में क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1993 में। गठन कब हुआ था, 1993 में इस आयोग का क्या होता है, गठन होता है। और इसी आयोग को 2018 में क्या दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो याद रखना, पूछा गया है सवाल, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया कि जब ओबीसी को केंद्र में 27% आरक्षण दिया गया तो देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, लेकिन उनको कब दिया गया, तो प्रश्न ये पूछा गया। तो याद रखना 1990 में, कब दिया गया, 1990 में ओबीसी को क्या दिया गया था, 10% आरक्षण दिया गया था। क्या दिया गया था, 10% आरक्षण दिया गया था। और एक बात और याद रखना कि जो मैंने यहाँ पर लिखा क्रीमी लेयर, क्या लिखा, जो क्रीमी लेयर लिखा 1993 की बात है। कब की बात है, 1993 की बात है। क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक समिति बनाई गई, क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया
और उस समिति का नाम था रामानंदन समिति। क्या नाम था? रामानंदन समिति। क्या नाम था? रामानंदन समिति। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और समझ में आ गया होगा भी ओबीसी को कब आरक्षण दिया गया। तो एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। 16/4 की बात करें तो 16/4 को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग को क्या दिया जाएगा? नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने जब कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा तो बात यह फंस गई कि इस पिछड़े वर्ग में कौन सी जाति को रखा जाए, क्योंकि एससी को तो मूल संविधान में, एसटी को मूल संविधान के तहत शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन दे दिया गया। लेकिन इस पिछड़े वर्ग में कौन से समुदाय को रखा जाए, तब एक अनुच्छेद आता है 340 और उसी आर्टिकल 340 में कहा गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा? पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा और उसी आयोग के तहत पहला आयोग बना 1953 में। और आयोग बना 1953 में, आयोग का नाम था काका कालेलकर आयोग। 1953 में जब काका कालेलकर आयोग बना, 1955 में यही आयोग अपनी क्या सौंपता है? रिपोर्ट सौंपता है। क्या सौंपता है? रिपोर्ट सौंपता है। और इसी रिपोर्ट में ओबीसी को पिछड़ी जाति में शामिल करने की बात कही। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में 1970 में देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई की सरकार देखती है कि ये जो पिछड़ा वर्ग लगा रखा है, वे पिछड़े वर्ग में कौन सी जाति को रखा जाए, कौन सी को रखा जाए, हम क्या करेंगे? एक आयोग का गठन करेंगे और वह आयोग सरकार को रिपोर्ट देगा कि पिछड़े वर्ग में इस समुदाय को रखा जाए। तो जनता दल की सरकार क्या करती है? 1 जनवरी 1979 को क्या करती है? एक आयोग का गठन करती है और उसी आयोग को नाम दिया गया बीपी मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और आयोग क्या करता है? 1979 को गठन हो गया, दिसंबर 1980 के तहत आते आते क्या करता है? अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। क्या सौंप देता है? रिपोर्ट सौंप देता है और उसी रिपोर्ट में ओबीसी जाति को पिछड़े वर्ग में रखने की बात कही। लेकिन जनता दल की सरकार कुछ टाइम रही, फिर सरकार गिर जाती है। फिर देश के नए प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद में 84 में इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है, तो 84 के बाद में देश के नए प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। राजीव गांधी 89 तक रहते हैं। इसके बाद में देश के नए प्रधानमंत्री बने कौन? वीपी सिंह। 1990 में देश के नए प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह। और वीपी सिंह का ध्यान गया इस पिछड़े वर्ग वाली रिपोर्ट, जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट बनी थी मोरारजी देसाई सरकार के टाइम, तो वीपी सिंह का ध्यान गया कि इस मंडल आयोग में कौन से वर्ग को रखा जाए। तो वीपी सिंह ने साफ साफ कह दिया कि पिछड़े वर्ग में ओबीसी जाति को रखा जाता है और ओबीसी को 27% क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। जैसे ही वीपी सिंह को आरक्षण दे दिया गया तो वीपी सिंह के खिलाफ क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव पास भी हो गया और पास होने के चलते अविश्वास प्रस्ताव के तहत हटने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी कौन बन गए? वीपी सिंह बन गए। उसके बाद में यूपीए गठबंधन की सरकार बनती है और देश के नए प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव। कौन बना? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने सोचा कि एससी एसटी को तो मूल संविधान में रिजर्वेशन मिला था, ओबीसी को वीपी सिंह ने दे दिया, तो बची कौन सी? जनरल बच गई। मैं क्या करता हूं? जनरल को 10% आरक्षण दे देता हूं। तो नरसिम्हा राव क्या कर देते हैं? जनरल को 10% आरक्षण दे देते हैं। जैसे ही आरक्षण दिया गया तो आरक्षण की सीमा क्या होगी? 50% से ज्यादा होगी, ठीक है, याद रखना। और जैसे ही ज्यादा होगी तो इसी आरक्षण को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जैसे ही चैलेंज किया तो वाद सामने आया, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला। और इस मामले में कहा गया कि जो जनरल को जो 10% आरक्षण दिया गया है, उसी आरक्षण को तत्काल प्रभाव से क्या किया जाता है? खारिज किया जाता है। क्या किया जाता है? खारिज किया जाता है। और जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है वह सही ठहराया जाता है, क्योंकि जो जनरल को आरक्षण दिया गया ना, उसका आधार क्या माना गया? उसका आधार माना गया आर्थिक पिछड़ापन। क्या माना गया? आर्थिक पिछड़ापन आधार माना गया। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा कि संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, उसके आधार पर आरक्षण देना कोई बढ़िया बात नहीं है। आर्थिक पिछड़ापन का हवाला देकर आरक्षण देना गलत बात है। तो आरक्षण को खत्म किया जाता है। ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया वह सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन है, वह एकदम वैध ठहराया जाता है। और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। और क्रीमी लेयर को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाता है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण मुद्दे निकले, फैसले निकले इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के। और एक बात और याद रखना कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है
1993 में उसका गठन हो गया था और 2018 में आयोग ने अपनी क्या सौंपी थी, रिपोर्ट सौंपी थी। और एक बात और याद रखना कि जो क्रीमिलेयर है उनकी पहचान करने के लिए एक समिति बनाई गई और उस समिति का नाम क्या था, रामानंदन समिति। क्या नाम था, रामानंदन समिति था। ठीक है, याद रखना। और एक बात और याद रखना कि जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। ये बात भी याद रखना, 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 102वां संविधान संशोधन कौन सा, 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत, किसके तहत है, 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, इसको क्या दे दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन बनता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ओबीसी वर्ग को यानी राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो याद रखना 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये सारी की सारी कहानी थी किससे संबंधित है, आरक्षण से संबंधित। ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था, क्यों दिया गया, किस क्या वजह थी। तो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर चलते हैं अपने आगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने आगे, आगे की करते हैं बात। तो यहाँ तक पढ़ा आप लोगों ने ये ओबीसी को आरक्षण कब दिया गया, क्या वजह थी देने की, और जनरल को जो आरक्षण दिया गया उसकी क्या वजह थी देने की। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता, किसी भी प्रकार की अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट लिखा करो भी। और क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी थोड़ा अपना वो है, क्या बोलते हैं, अपना जो नजरिया होता है वह भी लिखा करो, ताकि मुझे भी क्या मिले, थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले भी, हाँ मैं भी क्या कर सकूं, और ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ा सकूं, क्या पढ़ा सकूं, बढ़िया तरीके से पढ़ा सकूं। ठीक है याद रखना। अब बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं। तो आगे एक आर्टिकल आता है 16(4)A, 16(4)A। इसमें क्या बताया गया, देखो इसमें बताया गया, याद रखना पहली बात तो याद रखना यह कब जोड़ा गया, 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत। कब जोड़ा गया, 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या बात कही कि देखो इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियों में, कहां पर है, सरकारी नौकरियों में, कब की बात है, सरकारी नौकरियों की बात है। सरकारी नौकरियों में क्या दिया जाएगा, सरकारी नौकरियों में जो पदोन्नति होती है, पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान क्या किया जाएगा, आरक्षण का क्या किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा। तो सरकारी नौकरियों में जो पदोन्नति होती है, जो प्रमोशन होते हैं, उन प्रमोशन में आरक्षण के बारे में बताया गया। तो कौन सा आर्टिकल है, 16(4)A। कौन सा आर्टिकल है, 16(4), यानी सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और एक बात और याद रखना, इसमें कहा गया कि जो आरक्षण दिया जाएगा ना, वह आरक्षण है वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर है, वरिष्ठता के आधार पर है, वरिष्ठता के आधार पर दिया जाएगा। किसके आधार पर दिया जाएगा, वरिष्ठता के आधार पर दिया जाएगा। यानी जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा नौकरियों में, उसी वरिष्ठता के आधार पर इनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और यह कब जोड़ा गया, 85वां संविधान संशोधन 2002। ये बात भी मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ कि 85वां जो संविधान संशोधन हुआ, 85वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो सरकारी नौकरियों में प्रमोशन होते हैं, वह प्रमोशन किस आधार पर किए जाएंगे, वरिष्ठता के आधार पर किए जाएंगे। और ये वरिष्ठता वाली बात कब जोड़ेगी, 85वां संविधान संशोधन 2002। कब जोड़ेगी, 85वां संविधान संशोधन है 2002 के तहत जोड़ेगी। बात आ गई समझ में। चलो दोस्तों अब चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं। आगे आर्टिकल आता है 16(4)B। कौन सा, 16(4)B। और 16(4)B की बात करें तो इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियों में, कहां पर है, सरकारी नौकरियों में बैकलॉग के पद 100% क्या रखे जाएंगे, आरक्षित रखे जाएंगे। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग के पद, किसके पद, बैकलॉग के पद, बैकलॉग के पद क्या रखे जाएंगे,
आरक्षित रखे जाएंगे। बैकलॉग के पद क्या रखे जाएंगे? आरक्षित रखे जाएंगे। तो यह बात कौन से आर्टिकल में कही गई? 16(4)B में कहा गया कि सरकारी नौकरियों में जो बैकलॉग के पद है, बैकलॉग के पद को क्या किया जाएगा? 100% आरक्षण रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? आरक्षित रखा जाएगा। और यह कब जोड़ा गया? ये बात भी याद रखना, यह जोड़ा गया 81वां संविधान संशोधन 2000 के तहत। कब जोड़ा गया? 81वां संविधान संशोधन 2000 के तहत कहा गया कि सरकारी नौकरियों में बैकलॉग के पद क्या रखे जाएंगे? आरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है, आरक्षित जैसे अपने बताएं कि जो पीछे फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम था, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्या हुआ? फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पिछली जो भर्ती आई थी, पिछली भर्ती में जो एससी था, एससी वर्ग के थे, एसटी वर्ग के थे, उनके पद सीटें भर नहीं पाई थी। जो सीटें भर नहीं पाई, जो सीटें नहीं भर पाई थी ना, उन सीटों पर अभी पुनः क्या हुआ था? एग्जाम हुआ था। यानी जो पीछे पद खाली रह गए थे ना, उनको अब की भर्ती में ऐड कर दिया गया। यानी उनको 7% क्या रखा गया? रिजर्व रखा गया, एससी के लिए, एसटी के लिए। तो वही बात बताया गया 16(4)B में। क्या कहा कि सरकारी नौकरियों में जो बैकलॉग होते हैं, जो पीछे खाली पोस्टें रह गई थी, उन पोस्टों को वापस भरने के लिए उन पदों को क्या किया जाएगा? रिजर्वेशन रखा जाएगा। तो 16(4)B में कहा कि सरकारी नौकरियों में जो बैकलॉग के पद है, उनको क्या किया जाएगा? 7% रिजर्व, 7% आरक्षित रखा जाएगा। और यह कब जोड़ा गया? 81वां संविधान संशोधन 2000 के तहत। कब जोड़ा गया? 81वां संविधान संशोधन 2000 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, याद रखना। अब करते हैं बात अपने आगे, और आर्टिकल आता है 16(5). कौन सा आर्टिकल आता है? 16(5). 16(5) में क्या बताया गया? 16(5) में बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, क्या बताया गया? कि अगर कोई भी व्यक्ति, या फिर अपनी बात करें, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संस्था की स्थापना करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संस्था की स्थापना करना चाहता है, किसी धार्मिक संस्था की क्या करना चाहता है? स्थापना करना चाहता है। तो याद रखना, इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संस्था की स्थापना करना चाहता है, तो उस धार्मिक संस्था में, कहां पर है? उस धार्मिक संस्था में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दे सकता है। अपने धर्म से जुड़े हुए, अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को, अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दे सकता है, यानी शामिल कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे कि कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है और एक सार्वजनिक मंदिर का निर्माण करना चाहता है, सभी के लिए करना चाहता है, तो उस मंदिर जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी में वह हिंदू धर्म के जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, उनको शामिल कर सकता है। एग्जाम्पल बात बता दी मैंने। मुस्लिम की बात करें तो मदरसा की अगर स्थापना करना चाहता है तो उसमें शामिल कर सकता है। सिख धर्म का व्यक्ति कोई गुरुद्वारे का निर्माण करना चाहता है तो उसमें सिख धर्म से जुड़े हुए लोगों को शामिल कर सकता है। तो यही बात बताई गई 16(5) में भी, अगर कोई धार्मिक संस्था अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दे सकते हैं। या फिर अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई धार्मिक संस्था, क्या लिख सकते हैं? कोई धार्मिक संस्था, कोई धार्मिक संस्था अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को क्या कर सकता है? प्राथमिकता दे सकता है। ये बात कहां बताई गई है? ये बात 16(5) में बताई गई। कहां बताई गई है? 16(5) में बताई गई है। और इसके बाद में आर्टिकल आता है 16(6). कौन सा आता है? 16(6). और 16(6) की बात करते हैं, तो 16(6) की बात करते हैं तो याद रखना 16(6) कब जोड़ा गया? 16(6) जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन 2019। कब जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। और इसमें क्या बात बताई गई? इसमें बताया गया कि जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है, ईडब्ल्यूएस वर्गों को सरकारी नौकरियों में, कहां पर है? ईडब्ल्यूएस वर्गों को सरकारी नौकरियों में क्या दिया जाएगा? 10% आरक्षण दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? सरकारी नौकरियों में 10% क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। तो ये बात बताई गई है 16(6) में। किसमें बताई गई है? 16(6) में बताई गई है कि जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उनको सरकारी नौकरियों में क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। जबकि ईडब्ल्यूएस वर्ग को प्रवेश की जो बात थी वो 15 में थी। कहां पर थी? वो 15 में थी। जबकि 16 में क्या है? नौकरियों में आरक्षण की बात है। तो आज अपन लोगों ने 16(4) पढ़ा, 16(5) पढ़ा, 16(6) पढ़ा। 16(4) में क्या पढ़ा? 16(4) में
आरक्षण की बात कहेगी पिछड़े वर्गों को 16(5) में क्या पढ़ा, 16(5) में पढ़ा भी अगर कोई भी धार्मिक संस्था किसी धार्मिक संगठन की स्थापना करना चाहता है तो उस संगठन में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है। फिर 16(6) पढ़ा, 16(6) में क्या बताया गया, 16(6) में बताया गया कि जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है, ईडब्ल्यूएस वर्ग को क्या दिया जाएगा, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये बात कब जोड़ेगी, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन लोगों ने आर्टिकल 16 कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया है, अनुच्छेद 16 को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद में अपन लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 17। 17 में क्या है, खतरा। 17 में क्या है, खतरा। और खतरा किस चीज का, खतरा है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, यानी अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब है कि भेदभाव नहीं करना, यानी छुआछूत, या फिर अपने क्या क्या कह सकते हैं, छुआछूत का क्या करना, अंत करना। छुआछूत का क्या करना, अंत करना। तो भेदभाव को समाप्त करने की बात कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, अनुच्छेद 17 में बताई गई। कौन से में बताई गई है, अनुच्छेद 17 में बताई गई है कि छुआछूत को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, याद रखना कि अपने बात करें कि ये जो छुआछूत वाला है ना, छुआछूत को समाप्त करने के लिए सबसे पहले बात करें तो 1955 में इसका क्या नाम था, एक एक्ट बना और उस एक्ट में कहा गया 1955 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। 1955 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। क्या बना, 1955 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। जो ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के नाम से 1955 में जो अधिनियम बना, तो ये जो अस्पृश्य शब्द था ना, सरकार ने सोचा कि ये जो अस्पृश्य शब्द है नीची जाति के जो मौलिक अधिकार है उनका क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। अब क्या किया जाए, इसका नाम बदला जाए। क्या किया जाए, इसका नाम बदला जाए। तो नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो याद रखना इसका नाम बदलकर सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम कर दिया। क्या कर दिया गया, 1977 में इसका नाम बदला गया और नाम बदलकर क्या किया गया, 1977 में नाम बदला और नाम बदलकर सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम क्या कर दिया गया, सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम। सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम क्या किया गया, सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम कर दिया है। ठीक है, तो मैंने बताया 1955 में क्या नाम था, 1955 में नाम था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। जब सरकार को लगा कि ये जो अस्पृश्य शब्द है, ये जो छोटी जाति है, छोटी जाति के साथ उनके मौलिक अधिकारों का भेदभाव हो रहा है, और फिर इसका नाम बदला और 1977 में नाम किया सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम। क्या कर दिया गया, सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम। अब जैसे ही सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम किया तो सरकार ने सोचा ये नाम भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम अधिकार, अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिकार अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिकार अधिनियम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, संरक्षण अधिकार अधिनियम कर दिया गया, अधिकार अधिनियम बना दिया गया। तो 3 बार इसका नाम बदला। 1955 में क्या था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1977 में क्या था, सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम, और 1989 में क्या कर दिया गया, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार अधिनियम। क्या किया गया, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार अधिनियम। ये तीनों एक्ट याद रखना। क्या याद रखना, ये तीनों एक्ट याद रखना। कब कब इसका नाम बदला, 1955 में नाम बदला, 1977 में नाम बदला और 1989 में नाम बदला। और एक बात और याद रखना कि ये जो अस्पृश्य शब्द है, अपन लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें महात्मा गांधी जी ने जो छोटी जाति थी, अस्पृश्य लोग थे, उनके लिए, उनके हितों के लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। और उसी आंदोलन के चलते गांधी जी ने
हरिजन नाम भी दिया था। जो दलित वर्ग थे, दलित वर्गों को क्या नाम दिया गया? हरिजन नाम दिया। इसीलिए ये अनुच्छेद उससे संबंधित है, उससे रिलेटिव है, मिलता जुलता है। इसलिए इस अनुच्छेद को क्या कहा गया? महात्मा गांधी का अनुच्छेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी का अनुच्छेद भी कहते हैं, महात्मा गांधी का अनुच्छेद भी कहते हैं। और एक अनुच्छेद और है, उसको भी महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहते हैं। तो याद रखना, वह है अनुच्छेद 40। कौन सा है? अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया? ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। किन का किया जाएगा? ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो इसी अधिनियम को भी क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी का अधिनियम बोलते हैं। और अनुच्छेद 17 को भी क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी का अनुच्छेद बोलते हैं। दोनों में फर्क है। अनुच्छेद 40 तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। और अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो दोस्तों बात समझ में आई होगी कि अस्पृश्यता निवारण जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 में 3 बार संशोधन हुए, अर्थात उसको नाम को बदला गया। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1977 में सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम कर दिया गया, और 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिकार अधिनियम कर दिया गया। और इसी अनुच्छेद को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी का अनुच्छेद। इसी अनुच्छेद को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहते हैं। और एक अनुच्छेद और है जिसको महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहते हैं, वह है अनुच्छेद 40। वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे अपन लोग बात करते हैं और उसी अनुच्छेद का नाम क्या है? अनुच्छेद 18। उसी अनुच्छेद का नाम क्या है? अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 17 में पढ़ा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, क्या पढ़ा? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पढ़ा। और 1918 की बात, उसकी अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो 18 में बताया गया अस्पृश्यता का अधिनियम। क्या बताया गया? 18 में क्या बताया गया? उपाधियों का अंत। क्या बताया गया? उपाधियों का अंत। सॉरी भी 17 में है अस्पृश्यता का अंत, और 18 में क्या किया जाएगा? उपाधियों का अंत किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उपाधियों का अंत किया जाएगा। तो अनुच्छेद 18 कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18। और 18 में क्या बताया गया? उपाधियों का अंत। क्या बताया गया? उपाधियों का अंत। अब देखो इसमें क्या बात है, कौन कौन सी उपाधि ले सकता है व्यक्ति, कौन कौन सी लगा सकता है। तो अब नाम से पता चल रहा है उपाधियों का अंत। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें कहा गया कि जो पुरानी राजा महाराजाओं की जितनी उपाधियां थी ना, उन उपाधियों को समाप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? समाप्त किया। अब संविधान बन गया, संविधान जो जो उपाधि देगा वही व्यक्ति को मंजूर होगी। जो पुरानी राजा महाराजाओं के द्वारा दी जाती थी उन उपाधियों को समाप्त किया जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो वही अनुच्छेद 18 में बताया गया। इसमें कहा गया, एक नंबर बात बताएगी कि व्यक्ति को किसको? व्यक्ति को। 18(1) में क्या बात होती है? देखो 18(1) में बताएगी है कि सरकार यानी राज्य की बात करें तो यहाँ पर पूरे देश की बात हो रही है कि राज्य शिक्षा व सेना के अलावा, राज्य शिक्षा व सेना के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में कोई भी उपाधि नहीं देगा। शिक्षा व सेना के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में कोई भी उपाधि नहीं देगा। किसी अन्य क्षेत्र में कोई भी उपाधि नहीं देगा। किसी अन्य क्षेत्र में कोई भी उपाधि नहीं देगा। याद रखना, कोई भी उपाधि नहीं देगा। मतलब है कि जब शिक्षा की बात करें, जैसे किसी बंदे ने पीएचडी कर ली तो जो पीएचडी होल्डर है वह अपने नाम के आगे क्या लगा सकता है? डॉक्टर लगा सकता है। उसी प्रकार सेना में अलग अलग रैंक होती है, उन रैंक के अनुसार उनको उपाधियां दी जाती है। तो 18(1) में क्या बताया गया कि राज्य शिक्षा व सेना के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में क्या नहीं देगा? कोई भी उपाधि नहीं देगा। कोई भी उपाधि नहीं देगा। बात आई समझ में? चलो बढ़ते हैं दूसरा। अनुच्छेद 18(2) में क्या बताया गया? अनुच्छेद 18(2) में बताया गया कि कोई भी भारतीय व्यक्ति के, क्या बताया गया? कोई भी भारतीय नागरिक है विदेशी राज्य से, कहां से? कोई भी भारतीय नागरिक है विदेशी राज्य से उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। विदेशी राज्य से उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। बात आ गई समझ में? नहीं प्राप्त करेगा। यानी कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेशी राज्य से
किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि सरकार दो ही जगह उपाधि दे रही है, दो क्षेत्र में, शिक्षा में, सेना में। तो 18(2) क्या कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, विदेशी राज्य से प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना। और 18(3) में क्या बताया गया, 18(3) में क्या बताया गया, 18(3) में बताया गया भी कोई भी भारतीय व्यक्ति, कोई भी भारतीय व्यक्ति, इसमें क्या बताया गया, कोई भी भारतीय व्यक्ति जो राज्य के अधीन, जो राज्य के अधीन, जो राज्य के अधीन लाभ या सेवा का पद, जो राज्य के अधीन लाभ या सेवा का पद प्राप्त है, लाभ या सेवा का पद प्राप्त है, तो वह भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा, विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। बात आई समझ में, विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। इसमें क्या बताया गया कि ऐसा भारतीय नागरिक जो वर्तमान में राज्य सरकार या फिर बात करें केंद्र सरकार की सरकारी लोक सेवा में चयनित है, और उसको उस पद पर रहते हुए विदेशी राज्य से अगर कोई उपाधि दी जा रही है ना, तो वह उस उपाधि को प्राप्त नहीं करेगा, वह उस उपाधि को क्या नहीं करेगा, प्राप्त नहीं करेगा, यानी राष्ट्रपति की सहमति के बिना। हाँ, ये बात और याद रखना कि कोई भी भारतीय व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या सेवा का, मतलब लाभ या सेवा का पद उसको प्राप्त है, और उसको विदेशी राज्य से कोई उपाधि मिल रही है ना, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना, याद रखना, किसकी सहमति के बिना, राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, सहमति के बिना क्या नहीं करेगा, उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, अगर उसको विदेशी राज्य से कोई उपाधि मिल रही है ना, तो उस उपाधि को लेने के लिए पहले राष्ट्रपति महोदय की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है। जब तक राष्ट्रपति अपनी परमिशन नहीं देगा, वह व्यक्ति उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ये बात याद रखना। क्या कहता है भी ऐसा कोई भारतीय व्यक्ति जो राज्य के अधीन सरकारी सेवा में चयनित है और उसको किसी विदेशी राज्य से उपाधि मिल रही है ना, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ये बात याद रखना, तो ये नोट कर लो 18(3) की बातें। इसके बाद चलते हैं 18(4) की बातें। क्या करें, 18(4) की बातें। 18(4) में क्या बताया गया, 18(4) में बताया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति, 18(4) में क्या बताया गया, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, यानी भारत का नागरिक नहीं है, और राज्य के अधीन उसने लाभ या सेवा का पद प्राप्त कर लिए, राज्य के अधीन लाभ या सेवा का पद प्राप्त कर लिया, यानी उस पद पर वह चयनित है, और उसको विदेशी राज्य से अगर उपाधि मिल रही है ना, तो वह भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्राप्त नहीं करेगा। समझ नहीं आई बात क्या? 3 और 4, 18(3) और 4 में क्या बताया गया, 18(3) में क्या बताया कि ऐसा कोई भारतीय नागरिक जो वर्तमान में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ या सेवा के पद पर है, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। बात आ गई समझ में? 4 थोड़ा इसके विपरीत है। 4 में क्या बताया गया कि ऐसा कोई भारतीय नागरिक है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन फिर भी उसको विदेशी राज्य से उपाधि मिल रही है ना, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना क्या नहीं करेगा, उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तो 18(4) की ये बात बताई गई है। तो दोस्तों एक बार देख लो 18 में क्या बात बताई गई है। 18 में बताया गया उपाधियों का अंत। क्या किया जाएगा, उपाधियों का अंत, यानी राज्य क्या नहीं करेगा, शिक्षा व सेना के अलावा किसी अन्य फील्ड में उपाधि नहीं देगा। 2 में क्या बताया गया कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और 3 में क्या बताया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या सेवा के पद पर है और उसे विदेशी राज्य से उपाधि मिल रही है ना, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। याद रखना। और 4 क्या कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, जो भारतीय नागरिक नहीं है और उसने राज्य के अधीन लाभ या सेवा का पद भी प्राप्त कर लिया है, उस पद पर है वो, अगर उसको विदेशी राज्य से उपाधि मिल रही है ना, तो वह उस उपाधि को राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्राप्त नहीं करेगा। ये बात भी बताई गई है 18(4) में। तो अनुच्छेद 18 की चारों के चारों बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि उपाधियों का अंत करने की बात, यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है,
ज्यादा कोई टफेस्ट सवाल नहीं होता, सीधा आता है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो उल्लेख याद रखना, उल्लेख 18 में। हाँ, इससे रिलेटिव एक वाद सामने आता है, उस वाद का नाम है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 की बात है। कब की बात है? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। वाद का नाम याद रखना दोस्तों, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। इस वाद में देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एक डिसीजन दिया था। क्या डिसीजन दिया था मैं आपको बताता हूं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे, सॉरी एक बार देखो दोबारा से बताता हूं। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ वाद 1996। इस वाद में क्या कहा? इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत रत्न, भारत रत्न पद्म विभूषण, भारत रत्न पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। 3 नंबर कहा पद्म भूषण, 3 नंबर क्या कहा? पद्म भूषण। और 4 नंबर बात कहें पद्म श्री, 4 नंबर बात करें पद्म श्री। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, क्या कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, यह चारों क्या है? भारत सरकार के द्वारा, चारों भारत सरकार के द्वारा, चारों भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले, चारों भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले नागरिकों के सम्मान हैं। दिए जाने वाले क्या है? दिए जाने वाले नागरिकों के क्या है? सम्मान है। नागरिकों के क्या है? सम्मान है। यानी उनकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल हौसला बढ़ाने के लिए यह दिए जाने वाले क्या है? सम्मान है। इनका प्रयोग क्या कहा गया? इनका प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के आगे नहीं कर सकता। इनका प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के आगे नहीं कर सकता, व्यक्ति अपने नाम के आगे नहीं कर सकता। नाम के आगे क्या नहीं करेगा? इनका प्रयोग नहीं करेगा। ऐसे नहीं होगा कि भारत रत्न प्रदीप वर्मा, पद्म विभूषण प्रदीप वर्मा, इस प्रकार इनका प्रयोग अपने नाम के आगे नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है? ये राज्य के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान है। क्या है? सम्मान है। व्यक्ति की इज्जत, उसकी पद प्रतिष्ठा, अगर उसने बढ़िया काम किया है किसी क्षेत्र में, उसको क्या दिया जाएगा? ये सम्मान। जैसे अपने बात करें गुरु वशिष्ठ अवार्ड, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, ये क्या है? ये सम्मान है। व्यक्ति का मान, हौसला, मनोबल बढ़ाने के लिए उसको दिए जाने वाले क्या है? सम्मान है। तो ये बात बताई गई है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला 1996। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर अपने बात करते हैं आगे, फिर अपने क्या करते हैं? आगे बात करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के आर्टिकल क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। तो इसके बाद में आता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, जिसमें स्वतंत्रताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। तो उसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे कल। तो यहां तक समझ में आया होगा। आज अपन लोगों ने 3 आर्टिकल पढ़े, अनुच्छेद 16 कंप्लीट किया, फिर 17 किया और फिर 18 किया। तो 16 में नौकरियों के बारे में था, 17 में क्या था? अस्पृश्यता का अधिनियम 1955, फिर 1955 के बाद में फिर 77, 78, फिर 1979, 3 प्रकार के जो अधिनियम बने, 89। ठीक है, फिर बात करते हैं उपाधियों का अंत किया जाएगा। यानी इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। राज्य क्या करेगा? शिक्षा व सेना के अलावा किसी भी अदर फील्ड में उपाधि नहीं देगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत में उसने लाभ का पद प्राप्त कर रखा है और उसको विदेशी राज्य से उपाधि मिल रही है ना, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना धारण नहीं करेगा। और फिर एक वाद सामने आता है, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला 1996। इस वाद में क्या है? वाद इंपॉर्टेंट है, वाद याद रखना। आजकल वाद बहुत ज्यादा पूछने लगे, ठीक है, कि कौन से वाद में क्या बात कही थी, तो वाद इंपॉर्टेंट है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला 1996। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, यह चारों क्या है, भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान है। इनका प्रयोग अपने व्यक्ति नाम के आगे नहीं करेगा। बात आगे समझ में? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि क्लास का मेन मकसद यही है, नो बकवास ओनली क्लास, ठीक है। अगर मैंने किसी भी प्रकार की बकवास नहीं करना, ताकि अगर बकवास करूंगा तो आपको ही पता है मिथा नहीं जाना भी, अगर ज्यादा बकवास करांगा तो के समझ में आ जाए, अगला की समझ में को नहीं आवे। एक खतरे डायरेक्ट जी की मुद्दों है भी मुद्दे पर चला, और डायरेक्ट फैक्चुअल जी की बात है बात बतावा। और दोस्तों चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और थारे जितना ही दोस्त मित्र सगी संबंधी है मन बताया करो। थ्योरी की क्लास आना रही है, जब तक आपनो कंसेप्ट क्लियर ना होगा नहीं, थ्योरी ना क्लियर होगी तब तक क्वेश्चन निकालना कोई मतलब को नहीं। तो इन खातर मैं 0 लेवल शुरुआत करी है। तो दोस्तों प्यार सपोर्ट बनाए रखियो, चैनल ने लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, और मिलते हैं कल इसी टाइम। तो शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।